इग्नू स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। जैसे कि हम लोग को पता है कल आप लोग का BEGC 131 इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का एग्जाम। देखो, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, 100% गारंटीड। पहला क्वेश्चन तुम्हारे पेपर का ना यही होता है, अनसीन पैसेज। मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। देखो, ये है पेपर, ठीक है। पिछले अभी टर्म का दिसंबर 2025 का पेपर है, BEGC 131। ओके, और ये तुम देख रहे हो, पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज। तो पहला क्वेश्चन हमेशा पैसेज पे बेस्ड आएगा, ठीक है। पेपर में ना तुम्हें ध्यान देना है कि जो पैसेज दिया गया है उसके नीचे वाले पहले क्वेश्चंस पढ़ लो। ओके, क्योंकि पैसेज इतना लंबा नहीं है कि बहुत टाइम लगाने वाली जरूरत हो। क्वेश्चन पढ़ लो और उसके बाद पैसेज में जाकर उसका आंसर ढूंढो। कोई अपने हिसाब से नहीं लिखनी चीजें, तुम्हें सिर्फ पैसेज के बेसिस, पैसेज में पूरा पूरा आंसर दे रखा है। तो ये मत ट्राई करना कि मैं अपना ज्ञान बांटने लग जाऊं, नहीं। जो पैसेज में दे रखा है सिंपल आपको वही लिखना है। अगर क्वेश्चन देखो, ये यहाँ पे मैं तुम्हें एक पैसेज दिखाती हूँ कैसे होंगे। ये पैसेज ना प्रॉपर हिमालयन माउंटेन रीजन्स पर है कि उनमें क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट हो रहा है। ओके, क्वेश्चन 1 है, हाउ हैज क्लाइमेट चेंज ऑल्टर्ड द टेम्परेचर इन द हिमालयन रीजन। यानी कि क्लाइमेट चेंज से टेम्परेचर में क्या फर्क आया हिमालयन रीजन में। ओके, जब तुम पढ़ोगे ही ना इसे स्टार्टिंग में, देखो हिमालयन माउंटेन रेंज से स्टार्ट हो रहा है, तुम्हें पता लग गया हिमालयन पे। तुम ये देखो, यहाँ पे आके तुम्हें टेम्परेचर ये दिख रहा है 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही तुम्हारा आंसर है। अक्रॉस द हाई माउंटेन रेंज टेम्परेचर्स हैव रिजन बाय नियरली 2 डिग्री फ़ारेनहाइट सिंस द स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। ये रहा आंसर, दैट्स इट। इतना सा तुम्हें आंसर लिखना होता है, 2 नंबर का है सिर्फ, तो 2 लाइनें भी लिखोगे इनफ है, ठीक है। पूरे पूरे आंसर जो तुमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए वो सब पैसेज में ही होते हैं, तुम्हें बाहर से कुछ नहीं लिखना। तुम्हारे पास देखो टाइम 3 घंटे का होता है, ठीक है। तो 3 घंटे में तुम आराम से 15-20 मिनट पैसेज को दे सकते हो, कुछ नहीं जा रहा तुम्हारा। ओके, चेंजेस इन टेम्परेचर हैव अफेक्टेड द हिमालयन रीजन इन मेनी वेज, मेंशन एनी टू। बहुत सारे वेज दे रखे हैं, तुम्हें सिर्फ दो बताने हैं। देखो, ग्लेशियर्स आर रीडिटिंग, ये रहा पहला रीजन, ठीक है। फॉर फार्मर्स सेकेंड रीजन आ गया। अदर चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्नो एंड रेन हैव ड्राइड। इतने सारे रीजन ऑलरेडी दे रखे हैं, तो तुम्हें सिर्फ 2 रीजन लिखने हैं। ओके, फार्मर्स इन द रीजन हैव बीन फेस्ड टू अडॉप्ट न्यू प्रैक्टिसेस इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज, एक्सप्लेन एनी वन सच प्रैक्टिस। एक प्रैक्टिस बतानी है, दैट्स इट। देखो, यहाँ पे बता रखिए, दे हैव टू शिफ्ट देयर फार्म्स टू हायर लेवल्स टू एंश्योर द कूल सीजनली नेसेसरी फॉर देयर क्रॉप्स। तुम्हें सिर्फ एक बताना था, तुमने एक बता दिया, दैट्स इट। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चंस जो दे रखे हैं ना, सब कुछ अवेलेबल होंगे ऊपर पैसेज में ही, तो कोई तुम्हें अपने आप से लिखने की जरूरत नहीं होती। ओके, अब देखो, एक क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। इसमें भी ना तुम्हें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल। बस पैसेज पढ़ोगे, जो तुम्हें मेन आइडिया लग रहा है उससे 3 से 6 वर्ड। जैसे यहाँ पे देखो, हमने क्या देखा, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, हिमालयन रीजन, तो तुम लिख दोगे क्लाइमेट चेंज इन हिमालयन रीजन। ये भी एक टाइटल बन जाएगा। तुम्हें सिर्फ 3 से 6 वर्ड्स, इन बात का ध्यान रखना, 3 से ज्यादा वर्ड्स होने चाहिए और 6 से कम। इतने वर्ड्स का एक टाइटल तुम्हें देना होता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इन हिमालयन रीजन, क्लाइमेट चेंज एंड हिमालयन रीजन, द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन हिमालय, कुछ भी। ऑलराइट, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता। फिर इसके बाद देखो, एक क्वेश्चन आता है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। ये भी बहुत इजी है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ जो वर्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं ना, उनको, उनसे सेंटेंसेस बनाने हैं। यहाँ पे देखो, तुम्हें ये सारे वर्ड्स जो है ना ऊपर पैसेज में भी मिलेंगे, और तुम्हें वैसे दे भी रखे हैं, तुम्हें इनके मीनिंग पता होने चाहिए, तो ही तुम जो है सेंटेंस बना पाओगे। इनएक्सेसिबल मतलब ऐसी जगह जहां कोई पहुंच नहीं सकता, तो हिमालय से रिलेटेड ही कुछ बना दो। सस्टेन यानी कि जिंदा रहना, डेवास्टेट बहुत ज्यादा नुकसान होना, डिजास्ट्रस जैसे कि हिमालय को चढ़ने जाते तो डिजास्ट्रस होता है वो एक्सपीरियंस, ठीक है। ड्विंडलिंग मतलब इधर उधर का, ठीक है। तुम्हें वर्ड्स के मीनिंग जो है ऊपर आराम से पैराग्राफ में दिख जाएंगे पैसेज में, तुम्हें बस उनसे सेंटेंस बनाना है, बहुत सिंपल सेंटेंस, बेसिक इंग्लिश वाला सेंटेंस। ओके, तो पैसेज जो है ना, पैसेज तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम कितना अच्छा तुम्हारी प्रैक्टिस है। कल पेपर है, जितने ज्यादा पैसेज प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, पेपर निकाल कर पिछले, और उन्हीं से प्रैक्टिस से तुम पेपर अटेम्प्ट कर लोगे इजीली, ठीक है। देखो, मैं कुछ बता देती हूँ। कॉमन थीम, रिवर गंगा पे आया था एक बार पैसेज, एक्सरसाइज हेल्थ पे आया था,
ये सारे एनवायरमेंटल टॉपिक, सोशल टॉपिक इसी पे आते हैं, ठीक है। टाइटल के लिए मैंने बता दिया 3 से 6 वर्ड का टाइटल होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। साथ ही साथ सेंटेंसेस जो बनाने ना, 2-3 सेंटेंस नहीं बनाने, सिर्फ एक ही सेंटेंस बनाना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पैसेज में ही मिल जाएगा तुम्हें सेंटेंस, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, मैच द वर्ड्स विद मीनिंग्स। हर पेपर में आता है ये, तुम यहाँ पेपर में देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मैच द वर्ड्स फ्रेजेस इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। यहाँ वर्ड्स दे रखे हैं, यहाँ उनके मीनिंग दे रखे हैं, तुम्हें मैच करना है। अब इसके लिए तुम्हें वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, वरना तुम नहीं कर सकते क्वेश्चन, ठीक है। तुक्के मार के नहीं कर सकते। ऑब्वियसली देखो, तुम्हें कॉलम बी में दे रखा है, तो तुम अगर तुम्हें वर्ड का थोड़ा बहुत मतलब भी याद होगा ना, तो तुम अपने आप कर लोगे। क्रोनिक, क्रोनिक डिसीजेस होती है ना लंबे टाइम वाली, वो। डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक क्या होता है? डेमोग्राफी से रिलेटेड समझो, जेंडर, इनकम, एज, ये सब आ जाता है, ठीक है। बहुत इजी वर्ड्स हैं, तुम इसको जितना पढ़ोगे उतना तुम्हें याद रहेंगे। अब देखो मैंने क्या करा है, मैंने ना तुम्हें यहाँ पे लिस्ट दे दिया है कुछ वर्ड्स की, इसमें अराउंड 50 वर्ड्स आएंगे, ठीक है। ये 50 वर्ड्स पढ़ लो, मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से आएगा, ठीक है। नहीं आता तो देखो कोई नया वर्ड आता है, तुम कुछ कर नहीं सकते, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कौन से वर्ड्स आएंगे। बट ये जो 3 स्टार लगे हैं ना, ये पेपरों में बहुत बार रिपीट हुए हैं, ये वाले क्वेश्चन, ये वाले वर्ड्स, तो तुम इनको बार बार पढ़ो, तो तुम्हें एटलीस्ट थोड़ा बहुत याद रहेगा। देखो क्रोनिक मैंने बताया, लंबे टाइम तक, ठीक है। रेस्प्लेंडेंट मतलब इम्प्रेसिव, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। रेकरेस जो बार बार होता है, ठीक है। प्रोलिफरेट जो बहुत जल्दी बढ़ता है, जैसे बैक्टीरिया बहुत जल्दी प्रोलिफरेट होता है वो, ठीक है। इंडिजीनियस होता है, जैसे पुराने टाइम का नहीं होता, किसी जगह का कुछ खासियत, वो। कंपैशन सबको पता है क्या होता है, काइंड होना किसी से। पिलग्रिमेज होता है किसी भगवान की जगह पे जाना, ओके। तो तुम्हें ये सब वर्ड जो है पता होने चाहिए। एग्जाम के लिए मैं तुम्हें यही कहूंगी कि आज रात बैठो, ये पीडीएफ मेरे से लो, और इसमें ये वर्ड्स को ना गो थ्रू करो 3 से 4 बार। 2 बार हर वर्ड को पढ़ो, जैसे फ्रेल, वीक एंड डेलिकेट। सिर्फ वीक से भी याद रख लोगे तो भी तुम मैच कराओगे पेपर में, ओके। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ऑलराइट। देखो अपैरल, अपैरल याद है ना, हम मार्केट में देखते हैं, तो अपैरल किससे रिलेटेड हो गया? क्लोथ्स, ओके। ऐसे ही तुम्हें याद रखनी होगी। क्रूज, क्रूज इतना तो पता है कि शिप से रिलेटेड होता है, तो ये रहा, अ ट्रिप ऑन अ शिप और अ बोट टेकन फॉर प्लेजर, ठीक है। ऐसे ही तुम वर्ड्स को जितनी बार पढ़ोगे, तो 4-5 वर्ड्स तो देखो इनमें से आएंगे ही आएंगे, जो मैंने तुम्हें लिस्ट दी है, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स है जो बहुत बार रिपीट होते हैं, तो तुम्हें ये पढ़ने पड़ेंगे। जितना ज्यादा इनको पढ़ोगे उतना ज्यादा तुम्हें याद रहेंगे, ओके। ऑल्सो तुम लोग ये पीडीएफ मेरे से ले सकते हो, ये पीडीएफ फ्री नहीं है, बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में, तुम्हें दिख रहा होगा पिछले 10 साल के पेपर को एनालाइज करके बनाने में कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे। तो ये पीडीएफ फ्री नहीं है, पेड पीडीएफ है, लेकिन बहुत बेसिक अमाउंट है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट। इतना अमाउंट तो तुम्हारी पॉकेट मनी या फिर तुम डेली के बेसिस पे वैसे ही खर्च कर देते होगे, ओके। तो तुम लोग पीडीएफ मेरे से ले सकते हो और उसमें से पढ़ सकते हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो पेपर में भी मैं दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है। फिलिंग द ब्लैंक्स, रीराइट एज डायरेक्टेड। ये बेसिकली जो है ग्रामर पे बेस्ड होता है। अब ग्रामर तुम एक दिन में अपनी बेटर नहीं कर सकते, मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स बता देती हूँ, शायद तुम्हें उससे याद रहे। अब जितना याद रहेगा बहुत अच्छा है, नहीं याद रहेगा तो भी तुम्हारी किस्मत पे है। पर देखो यहाँ पे दे रखा होता है कि तुम्हें क्या करना है, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये डू, डज, हैव, हैज वाले आते हैं। करेक्ट फॉर्म बताओ, आर्टिकल्स यूज करो, प्रेपोजिशन, एक्टिव, पैसिव, ये आता ही आता है। अब हम थोड़ा सा जो है ग्रामर के रूल्स वगैरह देख लेते हैं ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। पर मैं सच कहूँ तो ग्रामर में सिर्फ रूल्स याद रखने से कुछ नहीं होता, जितना प्रैक्टिस करता है इंसान उतना उसकी ग्रामर बेटर होती है। तो मैं सजेशन यही दूंगी, पिछले पेपर उठाओ, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो ताकि तुम्हारा बेटर हो सके। अब हम पहले देखते हैं डू और डज। सिंपल याद रखना है तुम्हें, कहीं भी सेंटेंस में ही, शी या इट आ रहा है, ठीक है, या फिर किसी बंदे का नाम आ रहा है, तो तुम्हारा डज यूज होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे पेपर में भी याद रखना, ये डज वाला आते हैं, डू डज वाले, ठीक है। देखो यू आ रहा है, यू के साथ क्या यूज होएगा? डू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? डू यू नो हाउ टू मेक अ पास्ता इन व्हाइट सॉस? आंसर क्या है? डू, ओके। तो तुम ये रूल्स याद रखोगे ना तो याद रहेगा। ही, शी, इट या फिर किसी बंदे का नाम है तो डज आएगा। वहीं अगर आई, यू, वी, दे है तो
डू आएगा। ओके, तो याद रखो 10 में ना, याद रखो एस आ रहा है एंड में, तो एस क्या होता है, ही शी इट वाले। ठीक है, अब ये थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है, वरना ऐसे नहीं कर पाओगे तुम। ओके, देखो मदर है, अब तुम कहोगे यहाँ पे तो मैम ही शी इट कुछ नहीं दे रखा। मदर क्या होती है, सिंगुलर है ना, मदर्स तो नहीं है, तो बस जहां सिंगुलर होएगा वहां डज यूज होएगा, और जहां पे प्लूरल होगा या फिर आई या यू होगा वहां पे डू यूज होगा। ओके, इतना याद रखो। अब आता है हैज और हैव वाला रूल, इसमें भी देखो सेम होता है। हैज जाएगा ही शी इट के साथ, ओके, और हैव जाएगा बाकी सबके साथ। ये याद रखो कि ही शी इट कहीं पे भी सेंटेंस में आया तो हैज ही यूज होगा। ऑलराइट, क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं, हैज और हैव। एवरीवन, एवरीवन में सारे लोग आ जाएंगे, सिंगुलर तो नहीं आ रहा ना, तो एवरीवन हैव टू बी इन्वॉल्व इन फाइंडिंग वेज टू प्रोटेक्ट इंडियाज नेचुरल रिसोर्सेज। सिंपल, ये याद रखोगे तो ही होएगा। देखो हैव के साथ क्या आ रहा है, आई यू वी दे। ओके, तो ये चीजें याद रखोगे जितनी ज्यादा ग्रामर, तो ही याद रहेगा, वरना ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता। ओके, अब देखते हैं डू डज हैज हैव। वैसे तो आता नहीं है, बट अगर आ जाए तो क्या करना है, देखो अगर तो कोई एक्शन की बात हो रही है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो डू या डज यूज होगा। ठीक है, अगर कोई चीज कंप्लीट, मैंने वो काम कर लिया, तो हैज हैव यूज होगा। ओके, वहीं पे सब्जेक्ट में ही शी इट किसी का नाम है तो डज या हैज, आई यू वी दे है तो डू या हैव। ओके, अब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखो, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ये भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम एक दिन में सीख जाओ, लेकिन अगर तुमने वर्ब्स कभी लाइफ में पढ़ी है तो तुम ये क्वेश्चन कर लोगे, वरना नहीं, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, हायर हायर्ड हायरिंग, एम्प्लॉय एम्प्लॉयड एम्प्लॉयमेंट, डिफिकल्ट है ये। तो मैं कहूंगी कि अगर करेक्ट फॉर्म वाला आता है तो तुम पढ़ के ही कर सकते हो, इसको कोई बड़ी बात नहीं होती इतना। तुम सेंटेंस पढ़ोगे तुम्हें समझ आ जाएगा, अच्छा ये फॉर्म बन रहा है या नहीं। बट एक दिन में तुम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लर्न कर सकते, तुम्हें वर्ब्स पढ़नी पड़ेंगी इसके लिए। अगर अब हम बात करें आर्टिकल की, आर्टिकल बचपन में पढ़ते आ रहे हैं हम। ओके, अ जो होता है वो यूज होता है कॉन्सोनेंट के साथ, एंड जो यूज होता है वो होता है वॉवल के साथ, और द होता है प्रॉपर। ओके, ये तो याद है, अ जो होता है कॉन्सोनेंट्स, एन ए ई आई ओ यू के साथ होता है, और द प्रॉपर नाम, द सन, द मून, द गंगा, ऐसे वाले। ओके, अगर देखो रूल 3 देख लेना, नो आर्टिकल नीडेड फॉर जनरल प्लूरल नाउन और प्रॉपर नेम्स द पीपल। यानी कि कोई जनरल सेंटेंस है, कोई फैक्ट है, ठीक है, डॉग्स आर लॉयल, ये फैक्ट है ना, तो इनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। ऑलराइट, अब हम आते हैं प्रेपोजिशंस पर। प्रेपोजिशंस में आपके 4 हैं, बाय, इन, एट और ऑन। ठीक है, देखो इन जो यूज होता है ना, वो होता है किसी चीज के अंदर। जब वेन वाले क्वेश्चन होंगे ना तो इन यूज होएगा, इनसाइड समथिंग, इन अ स्मॉल विलेज, इन अ इन द मंथ ऑफ जुलाई, इन द सीजन ऑफ विंटर। ओके, तो आएगा इन। बाय यूज होता है किसी के थ्रू या फिर किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ओके, ये इसने लिखा था बाय प्रेमचंद, मैंने ट्रैवल करा ट्रेन से, बाय ट्रेन, आई ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, आई डिड इट बाय माई सेल्फ। ओके, ऑन यूज होता है सरफेस पे या किसी डे डेट पे, ये याद रखना, डे और डेट पे ना ऑन ही आएगा, ऑन 15th अगस्त, ऑन मंडे, ऐसे कर कर। ओके, और एट हमें पता है पर्टिकुलरली यूज होता है किसी जगह के लिए या फिर टाइम के लिए। ओके, तो ये थोड़ा जो ये चीजें हैं ना, इन मंथ ईयर सीजन के लिए होता है, एट जो है एग्जैक्ट टाइम के लिए होता है, एग्जैक्ट एट 5 o'clock, एट 5:15। ऑन जो होता है डे और डेट के लिए यूज होता है। ओके, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं नहीं कहूंगी तुम्हें पढ़ने के लिए। अगर तुमने आज तक कभी भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं पढ़ी है तो डिफिकल्ट है, लेकिन प्रैक्टिस करने पे आ जाएगी। देखो अगर मैं पैसिव वॉइस में तुम्हें एक एग्जांपल दूं, एक बंदा बोल रहा है अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, तो तुम्हें बस क्या करना है, ऑब्जेक्ट को बिगनिंग में लेकर आना है। ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपेट लगा दो, तुम्हें नहीं आएंगे अगर तुम्हें टेंसेज नहीं आते। टेंसेज पढ़ने अब इस टाइम पे वर्थ इट नहीं है,
एक क्वेश्चन अगर देखो आता भी है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, तो तुम छोड़ भी दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये देखो, रीराइट चेंजिंग इनटू पैसिव फॉर्म, आई नो हर। अब इसमें तुम्हें ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है? हर। तो इसका आंसर हो जाएगा शी इज नोन बाय मी। ओके, तो ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। जिसने प्रैक्टिस कर रखी है पहले वो लिख लेंगे, वरना डिफिकल्ट है। मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि तुम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इस टाइम पे करो। ओके, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, ये दो तरह के आते हैं। देखो, एक तो होता है रियल पॉसिबल कंडीशन के बेसिस पे, जो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में होता है इन्वॉल्व, जिसमें आपका विल या फिर कैन लगता है। बेसिकली इफ वाले जो सेंटेंसेस होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। एक होती है रियल कंडीशन, जैसे कि इफ इट रेन्स वी विल स्टे होम, अगर बारिश हुई तो मैं घर पे रुकूंगा। तो जहां तुम हिंदी में कन्वर्ट करके देखोगे ना सेंटेंस, जहां तो बोला जा रहा है तो वो कंडीशनल सेंटेंस होंगे। रियल कंडीशन होती है जो एक्चुअली में पॉसिबल है, और इमेजिनरी होती है जो आप सोचते हो फ्यूचर के लिए। इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार। एग्जाम में जनरली इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ग्रामर को डिफिकल्ट मत समझना, बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेंटेंस पूछ रहेंगे जैसे मैंने तुम्हें यहां बताया है, तो इसी को याद रखो। देखो, अगर प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है तो विल या कैन यूज होगा, ठीक है। और अगर पास्ट टेंस यूज हो रहा है तो वुड या फिर बेस वर्ब, यानी कि जो लिखी हुई है वहां पर। ओके, तो इसमें कोई भी इतना डिफिकल्टी नहीं है, बस ये दो रूल जो है ये याद रखना। ओके, हु, विच और दैट वेरी इजी। देखो, हु यूज होता है लोगों के लिए, ठीक है। हु कॉल्ड यू, हु डिड दैट फॉर यू, किसने, किसने वाला। ओके, इंसानों के लिए यूज होता है। विच होता है एनिमल्स या फिर थिंग्स के लिए, ठीक है। द बुक विच आई रेड वॉज गुड, ऐसे एनिमल्स या फिर थिंग्स के लिए। फिर आता है दैट, ये रिप्लेस करता है हु और विच को, दोनों केसेस। कोई भी सेंटेंस होएगा किसी चीज को रिप्लेस करना है तो दैट यूज होगा, ठीक है। तो याद रखो, पर्सन के लिए हु यूज होगा, थिंग के लिए विच, और दोनों अगर कहीं पे हु या विच दोनों आ रहे हैं तो उस सेंटेंस में आप दैट यूज कर सकते हो। ओके, मोडाल्स। मोडाल्स क्या होते हैं? ये भी सेंटेंस आएंगे, तुम्हें सिंपल यूज करने होंगे। मे, माइट, ऑट टू, कैन, कुड, मस्ट। ओके, मे होता है, देखो जब हम बचपन में स्कूल्स में थे तो हम पूछते हैं ना मैम से, मैम मे आई गो टू वॉशरूम। तो ये क्या होता है? तुम किसी चीज की परमिशन ले रहे हो और तुम्हें पता है वो परमिशन तुम्हें मिल जाएगी। ओके, तो तब हम मे यूज करते हैं। जैसे कि यू मे लीव नाउ, इट मे रेन टूडे। तुम्हें पता है कि अच्छा बारिश हो सकती है तो जाने दो इसको। जब हम पूछते हैं टीचर से, मैम मे आई गो टू वॉशरूम, तो हमें पता था टीचर हाँ ही कहेगी, पर हम परमिशन लेते हैं, तो इसलिए हम मे यूज करते हैं। ओके, माइट यूज करते हैं जहां पे पॉसिबिलिटी कम होती है। ओके, कि इट माइट रेन, शी माइट कम, यहाँ पे आप श्योर नहीं हो चीजों को लेकर। ओके, कैन यूज होता है इनफॉर्मल, यानी कि आप बड़ों के साथ नहीं यूज करते, आप अपने कॉमन लोगों के साथ यूज करते हो। कैन आई कम इन, या फिर कैन यू डू दैट फॉर मी, ऐसे। फिर आता है कुड। कुड होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जब आप किसी इंसान से कुछ मांग रहे हो या कुछ चीज करने के लिए उन्हें कन्विंस कर रहे हो, तो आप कुड यूज करोगे। कुड यू प्रिपेयर दिस असाइनमेंट फॉर मी, ऐसे करके, ठीक है। और ऑट टू होता है जब आपकी कोई मॉरल ड्यूटी होती है, दैट यहाँ पे लिखा है, देखो, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। यहाँ पे आप स्ट्रांगली किसी को कुछ बोल रहे हो करने के लिए जो मॉरली करेक्ट होता है सोसाइटी के हिसाब से। मस्ट होता है स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, मतलब ये करना ही करना है। यू मस्ट सबमिट योर फॉर्म टूडे, यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट बिफोर मंडे, यू मस्ट मैरी विद इन योर कास्ट। मस्ट होता है दैट शुड बी डन, उसके लिए कोई चॉइस नहीं है। ऑट टू आपको करना चाहिए है, और मस्ट होता है आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये थे मोडाल्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जनरली आता है डायलॉग राइटिंग पे। आपको 200 to 250 वर्ड्स का क्वेश्चन होता है। ये मैं आपको यहाँ पे पेपर में भी दिखा देती हूँ। देखो, क्वेश्चन 4 है, यू एंड योर फ्रेंड आर प्लानिंग टू विजिट अ बुक फेयर, राइट अ डायलॉग। आपको सिंपल बातचीत लिखनी है अपनी और अपनी दोस्त के बीच की। आप देखो, जनरली जब हम बात करते हैं तो हम इंग्लिश में करते हैं, हिंदी में करते हैं, बट इंग्लिश में नहीं करते। तो इंग्लिश में लिखना तुम्हें लगता है कि अरे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल नेचुरल लिखना होता है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। क्वेश्चन 1 दिसंबर 2023 का आया था, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये। राइट अ डायलॉग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड डिस्कसिंग द लास्ट फिल्म यू वॉच्ड एंड व्हाई ईच ऑफ यू लाइक्ड और डिसलाइक्ड इट इन अबाउट 250 वर्ड्स। ओके,
देखो तुम्हें एक चीज याद रखनी है, दो लोगों, अगर तो तुम्हें क्वेश्चन में नाम दे रखे हैं दोनों के तो तुम्हें वही यूज करने हैं, वरना तुम कोई भी इमेजिनरी नाम यूज कर सकते हो, जैसे कि अर्जुन और प्रिया। ये जो यहाँ पे ये लगा होते हैं ना, दो डॉट्स ये लगाने कंपलसरी होते हैं, तो ये याद रखना। और एक कोई चीज पूछेगा तो दूसरा उसका आंसर देगा, ऐसे करके शुरू होता है। जैसे अर्जुन पूछ रहा है, हे प्रिया, डिड यू गेट अ चांस टू वॉच द 12th फेल लास्ट वीकेंड? आई फाइनली सॉ इट एंड ऑनेस्टली आई कुडंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट फॉर डेज। प्रिया, ओ यस आई वॉच्ड इट टू बट ऑनेस्टली आई हैड मिक्स फीलिंग्स। आपको दो ओपिनियन देने, तो नेगेटिव और पॉजिटिव वाला, और एक सेंटेंस खत्म करने के बाद दूसरा। तुम छोटे सेंटेंसेस में भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई तुम्हें क्वेश्चन नहीं करेगा, मार्क्स नहीं कटेंगे। तुम्हें नॉर्मल डायलॉग, एक दूसरे के बीच की बातचीत लिखनी होती है। ओके। अब जैसे जून 22 में आया था ये क्वेश्चन, योर फ्रेंड एंड यू आर प्लानिंग टू गो ऑन अ शॉर्ट ट्रिप टू कश्मीर ड्यूरिंग द वेकेशन। Write out a dialogue in about 200 words where you discuss travel plans, arrangement of accommodation and other details. Very easy. अगर हम जनरली अपने दोस्त के साथ प्लान कर होते हैं कोई ट्रिप, तो हम क्या पूछते हैं, यार जाएंगे कैसे, वहाँ रहेंगे कहाँ पर, क्या क्या जगहों पे जाएंगे, कैसी अकोमोडेशन तुम्हें पसंद आएगी, कैसा होटल करें। यही सिंपल कॉन्वर्जेशन, अपने दिमाग में हिंदी में सोचना और उसे इंग्लिश में लिख देना, दैट्स इट। ओके। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इजी है। मैंने दो क्वेश्चंस इसलिए तुम्हें यहाँ पे दिए एग्जाम्पल के तौर पे, तुम इन्हें पढ़ो ताकि तुम्हें समझ आए कैसे लिखना है। प्रिडिक्टेड क्वेश्चन जो मुझे लगता है पेपर में आ सकता है वो ये है, राइट अ डायलॉग बिटवीन टू कॉलेज स्टूडेंट्स डिस्कसिंग द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन देयर डेली लाइफ एंड स्टडीज। वन स्टूडेंट थिंक्स सोशल मीडिया इज मोस्टली हेल्पफुल व्हाइल द अदर डिसएग्रीज। तो तुम्हें ये लिखना है कि एक बच्चा कहता है कि सोशल मीडिया हेल्पफुल है और एक कहता है नहीं। ओके। तो देखो यहाँ पे मैंने वही बताया है कि बेसिकली जैसे तुम लोग सारे यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए सोशल मीडिया हेल्पफुल है, वहीं दूसरा इंसान जो रेगुलर कॉलेज जा रहा है उसको लग रहा है कि नहीं मेरे टीचर्स बेटर है। ओके। तो तुम्हें यही करना होता है, आंसर को बैलेंस्ड रखना है। और 200-250 वर्ड्स का मतलब देखो, हर बंदे का ना एटलीस्ट तुम्हें 4 डायलॉग तो लिखना ही पड़ेगा, दो ही 200-250 वर्ड्स होंगे। ओके। तो इस चीज का ध्यान रखना। ये हो गया तुम्हारा डायलॉग राइटिंग। उसके बाद क्वेश्चन 5 आता है तुम्हें लेटर। देखो क्वेश्चन 5 क्या रखा है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग अबाउट अ हेल्थ चेकअप कैंप इन योर रेजिडेंशियल एरिया। अब ये क्या है, ये इनफॉर्मल लेटर है। दो तरह के लेटर आ सकते हैं, मैं पहले बता दूं। एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर होता है जब तुम प्रिंसिपल, सेक्रेटरी, एडिटर, ऑथर ऐसे किसी को लिख रहे हो, ठीक है, किसी बड़े इंसान को। और इनफॉर्मल या फ्रेंडली लेटर होता है जब तुम अपने कजन, दोस्त, इन सबको लिख रहे होते हो। ओके। फॉर्मल लेटर का मैंने तुम्हें फॉर्मेट दे रखा है। देखो एड्रेस आता है सबसे पहले। एड्रेस तुम कुछ भी लिख सकते हो, तुम जहां इग्नू के जिस एग्जाम सेंटर में बैठे हो वहां का भी लिख सकते हो। फिर आती है डेट। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा डेजिग्नेशन, तुम क्या हो, ठीक है, फॉर्मल लेटर में तुम जिससे लिख रहे हो उसका डेजिग्नेशन। फिर जिसको जहां पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उनका एड्रेस। फिर एक लाइन छोड़ के आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, कि क्या सब्जेक्ट है। उसके बाद डियर सर या मैडम, या फिर रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ओपनिंग पैराग्राफ में लिखोगे कि तुम कौन हो और तुम ये लेटर क्यों लिख रहे हो। ओके। कि आई एम दिस दिस दिस, आई लिव हेयर एंड आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट द बैड कंडीशंस ऑफ रोड्स इन माई लोकेलिटी। ऐसे कर कर तुम प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करोगे डिटेल में कि क्या क्या उस रोड्स खराब होने से प्रॉब्लम आ रही है। और फिर तुम क्लोजिंग पैराग्राफ में लिखोगे कि क्या एक्शंस तुम सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके। फिर योर सिंसियरली और तुम्हारा नाम। ओके। यही फॉर्मेट 2 होता है इनफॉर्मल। इसमें तुम अपना एड्रेस लिखते हो, डेट लिखते हो और बस डियर से स्टार्ट कर देते हो, इसमें कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं आता। ओके। तुम उनसे पूछते हो, हेलो हाय बोलते हो, कैसे हो, ये वो। पर्पस लिखते हो लेटर का कि तुम उन्हें इनवाइट कर रहे हो या फिर किसी चीज के बारे में बता रहे हो, तो वो सब, और क्लोज करते हो, ठीक है। मैं बता दूं फॉर्मेट सही होना बहुत जरूरी है, अगर फॉर्मेट गलत हुआ तो मार्क्स वहीं कट जाते हैं। ओके। तो फॉर्मेट याद रखोगे। मैंने 2 एग्जाम्पल तुम्हें यहाँ दे रखे हैं इस पीडीएफ में। पहला है राइट अ लेटर टू द सेक्रेटरी ऑफ योर रेजिडेंशियल एसोसिएशन रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स फैसिलिटी इन योर लोकेलिटी। देखो एड्रेस, डेट, सेक्रेटरी, ठीक है, उनका एड्रेस आ गया। फिर सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी इन आर लोकेलिटी। डियर सर मैडम, पहले तुम बताओगे कि मैं कहाँ रहता हूँ, ठीक है, मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूँ। फिर आता है कि देखो हमारी लोकेलिटी में ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स फैसिलिटी हैं, वहाँ पे स्मॉल ग्राउंड है, ठीक है, रिक्रिएशनल स्पेस अवेलेबल है, तो सरफेस अनइवन है, बाउंड्री वॉल्स अच्छी नहीं है। रीजन कि तुम क्यों चाहते हो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो। अब तुम अपना सजेशन दोगे, वी वुड लाइक टू रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट द एसोसिएशन टेक द फॉलोइंग स्टेप, रिपेयर करो, बेसिक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रखो, ये सब, ठीक है।
वी वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड टेक अप दिस मैटर एट द नेक्स्ट एसोसिएशन मीटिंग एंड इन्फॉर्म अस ऑफ द एक्शन प्लान. ये लास्ट वाली लाइन हमेशा लिखनी है. किसी को भी इनफॉर्मल फॉर्मल सेंटेंस लिखोगे लेटर तो ये लिखनी है. ओके. अब यही है, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड इन नेबरिंग स्टेट इनवाइटिंग हिम और हर टू विजिट अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नियर योर टाउन और विलेज. ये बहुत ही इनफॉर्मल लेटर होता है. देखो, पहली लाइन तो लिखनी कंपलसरी होती है, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट हेल्थ एंड स्पिरिट्स. ये वाली लाइन कंपलसरी होती है लिखनी. मैं पहले बता दूं, चाहे तुम कोई भी हो, तुम ये लाइन लिखोगे ही लिखोगे. ठीक है. और फिर तुम अपने बारे में बताओगे कि हम इतना टाइम से नहीं मिले और मेरे पास एक बहुत अच्छा सजेशन है, ये वो कर कर. ओके. उसके बाद तुम ये लिखोगे कि क्या तुम्हारा इस पूरे लेटर का पर्पस रहा है. ओके. तुम्हें उस बारे में उसको थोड़ा बहुत कन्विंस करने की कोशिश करोगे. और फिर देखो, वी कुड प्लान अ डे. तो तुम इस जितने भी लेटर मैंने यहाँ दे रखे हैं तुम ये पढ़ सकते हो. ठीक है. और उसके बाद देख सकते हो कि तुम्हें कैसे लिखना है लेटर. मैंने फॉर्मेट तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए दोनों के. ये मेरा प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है, तो तुम इसको देख सकते हो. ओके. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्पीच राइटिंग का. स्पीच राइटिंग जो है 250 वर्ड्स में लिखनी होती है. 15 मार्क्स का होता है. हर बार आता ही आता है. देखो ये रहा. You have been invited to deliver a speech on strong mind, strong world. Write a speech on around 250 words, informing students about the importance of mental health. Okay? ऐसे ही पहले इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन आया था, सोशल मीडिया कन्वर्सेशन और कंफ्यूजन, प्रोज और कॉन्स लिखने थे. फिर आया था कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स इन इंडिया टुडे, यूथ एनवायरमेंट. इसी पे आते हैं मोस्ट लाइकली. अब जो पेपर में आ सकते हैं मैं आपको बता दूं, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल लिटरेसी, ये कुछ टॉपिक्स है जिन पे आ सकते हैं. मैं बता दूं शुरू कैसे होती है स्पीच. पहले आप स्टार्ट करते हो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स, जो भी आपकी ऑडियंस है, रिस्पेक्टेड ऑडियंस. या फिर अगर आप इनफॉर्मल अपने दोस्तों में स्पीच दे रहे हो या फिर कहीं इनफॉर्मली दे रहे हो तो आप डियर वगैरह से भी स्टार्ट कर दोगे. ओके. फिर आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी है वो बोलोगे. अपना नाम बताओगे. फिर बताओगे आई स्टैंड बिफोर यू टुडे, आई एम हियर टू स्पीक ऑन द टॉपिक. अपने टॉपिक का नाम जो क्वेश्चन में दे रखा हो. फिर बॉडी ऑफ द स्पीच में उस टॉपिक के बारे में लिखोगे. और लास्ट में इन कंक्लूजन या फिर टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से दैट दिस और थैंक यू. ओके. उसके बाद ये रहा एक क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें दे रखा है. यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन, राइट अ स्पीच इन अराउंड 250 वर्ड्स ऑन द टॉपिक सोशल मीडिया कन्वर्सेशन और कन्फ्यूजन. ये तुम्हारा क्वेश्चन मैंने एक दे रखा है जो मुझे लगता है पेपर में आ सकता है, तो तुम इसे पढ़ सकते हो. ठीक है. देखो ये वही हो रहा है. रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, डियर टीचर्स, माय फेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आई स्टैंड बिफोर यू टुडे. ये कंपलसरी लाइन है जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, ये तुम्हें लिखनी ही लिखनी है. ओके. टॉपिक बताना होता है. ठीक है. फिर तुम उसके बारे में बताओगे, टॉपिक के बारे में. और फिर लास्ट में लिखोगे थैंक यू. थैंक यू वाली लाइन कंपलसरी होती है. ओके. तो ये हो गया तुम्हारा स्पीच राइटिंग. लास्ट क्वेश्चन आते हैं तुम्हारा एसे राइटिंग पे. एसे राइटिंग भी सेम होती है. आज तक जो टॉपिक्स आए हैं मैंने यहाँ दिखा दिए हैं. एयर पोल्यूशन पे आया है. क्लासिकल डांस फॉर्म, वेरी डिफिकल्ट आई वुड से. ओके. क्योंकि क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में अगर किसी को पता ही नहीं है तो वो क्या लिखेगा. ऑलराइट. स्वच्छ भारत अभियान पे लिख सकते हैं. इंडियाज रोल इन 21st सेंचुरी, वर्ल्ड एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी. ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे तुम लिख सकते हो. बाकी फॉर्मेट बता दूं, सबसे पहले बीच में यहाँ पे जब लिखा आएगा पेपर में लिखोगे तो पहले टाइटल लिखोगे, फिर इंट्रोडक्शन लिखोगे टॉपिक के बारे में. फिर टॉपिक में देखो 3 पैराग्राफ होते हैं, अलग अलग पैराग्राफ. ओके. अलग अलग लाइन से स्टार्ट करोगे पैराग्राफ. वो पैराग्राफ लिखोगे और कंक्लूजन में उसको समराइज करोगे. ओके. मैंने मैंडेटरी वर्ड्स वगैरह यहाँ पे बता दिए क्या क्या लिखने होते हैं. साथ ही साथ एक एग्जाम्पल दे दिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल लिटरेसी इन मॉडर्न इंडिया, जो मुझे लगता है कि पेपर में आ सकता है. तो देखो पहले टाइटल लिखा है द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल लिटरेसी इन मॉडर्न इंडिया. उसके बाद देखो एक पैराग्राफ, 2 और 3 और 4. ठीक है. 4 पैराग्राफ ये सिर्फ इसके बारे में होते हैं. फिर लास्ट में इन कंक्लूजन में करके खत्म कर दोगे. कोई थैंक यू वैंक यू नहीं आता. ये स्पीच नहीं है. सिर्फ स्पीच में ही आता है थैंक यू. ये एसे राइटिंग है. ओके. तो ये था तुम्हारा पेपर का डिस्कशन. इस पेपर में कोई क्वेश्चन प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. कोई भी ये नहीं बता सकता पेपर में क्या आएगा. लेकिन तुम्हें फॉर्मेट पता होना चाहिए. तुम्हें पता होना चाहिए क्या ग्रामर क्या यूज होती है. ये जो मैंने कुछ वोकैबुलरी दे रखी है इसको पढ़ लो तो हो सकता है तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएं. बट कोई भी पेपर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. एग्जैक्ट पेपर नहीं बता सकता. ओके. बाकी इस पूरे वीडियो में मैंने सारे टॉपिक्स जितना था सब कवर कर लिया है. तो अगर तुमने नहीं पढ़ा कुछ भी, या तुम कंफ्यूज हो, या तुम्हें पता ही नहीं पेपर करना कैसे है, तो तुम इसको पढ़ सकते हो. ओके. बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो. ये पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना. और ये पीडीएफ तुम लोग परचेज कर सकते हो बहुत ही मिनिमम अमाउंट के लिए.
बाकी अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।